नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। इससे पहले हमने चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना को जाना है, जो कि द्वितारक सिद्धांत का स्थापना कहा जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चैम्बरलेन की द्वितारक सिद्धांतों में, तो इसकी मान्यताओं को सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले माना कि जो सूर्य है, जो कि एक गैसीय है और एक स्थिर स्थान पर होकर के और वो तेज़ी से अपने अक्ष पर घूम रहा है, और इसके पास एक साथी तारा जो कि एक अपने अक्ष पर बढ़ता हुआ आ रहा है, जैसा कि यहाँ मैंने इस चित्र में दिखाया है। सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है और घूम रहा है, और एक साथी तारा जो कि सूर्य से काफ़ी बड़ा है, विशाल है, ये अपने पथ पर बढ़ता हुआ इसके पास से गुजर रहा है। अब जब ये पास से गुजरता है तो ये अपने आकर्षण से जो सूर्य का कण होता है उसको बाहर की तरफ खींच लेता है, और इससे एक बाहर की तरफ उभार उत्पन्न होता है। ठीक यही जब धीरे धीरे और नज़दीक आता है तो ये आकर्षण शक्ति और भी अधिक होता जाता है, जिसके कारण और भी बड़ी मात्रा में है जो कि सूर्य से उसके पदार्थ बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। और अंतोगत्वा जब ये दूर चला जाता है तो इसके जो पदार्थ बाहर निकले, वायव्य पदार्थ, वो फिर से है जो कि सूर्य के आकर्षण क्षेत्र से बाहर हो गए, जिसके कारण वो फिर से सूर्य में नहीं जा सके, और वहीं पर वो है जो कि सूर्य की परिक्रमा करने लगे। ये है जो कि इनकी परिकल्पना का मुख्य सिद्धांत है। अब बात करते हैं कि ये इतना तो हुआ, तो उसके बाद है जो कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ये साथी तारा तो अपने पथ पर बढ़ता हुआ दूर निकल गया, साथ ही साथ यहाँ पर से जो पदार्थ निकला उसे इन्होंने फिलामेंट कहा। अब फिलामेंट का आकार की बात करें तो जैसे जैसे ये नज़दीक आता है, तो जब दूर है तो आकर्षण शक्ति कम लग रही है, तो थोड़े पदार्थ बाहर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये नज़दीक आता है तो इसका आकर्षण शक्ति ज़्यादा होता जाता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में ये बाहर निकलने लगता है। और फिर जब ये दूर जाता है तो फिर आकर्षण शक्ति कमज़ोर होने लगती है, जिससे फिर है जो कि कमज़ोर हो जाता है, और ये इस तरह से एक सिगार के आकार का है जो कि वायव्य पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर जाता है। अब बात करते हैं इससे ग्रहों का निर्माण। तो ये धीरे धीरे ये क्या होता है, जब अभी तक सूर्य में था तो वो गर्म था, जैसे ही वो बाहर निकला तो फिर वो शीतल होना शुरू हो जाता है, और शीतल जैसे जैसे होता है तो ये फिर अपना ये टूटने लगता है, और ये सिगार एक न रह करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, और यही छोटे छोटे टुकड़े है जो कि फिर है जो कि ग्रह का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक यही है होता है। अब इस पर है जो कि जो ग्रह हैं, इस पर है जो कि सूर्य का आकर्षण लगना शुरू हो जाता है। अब इससे फिर ज्वार निकलता है, जैसे कि पहले अवस्था में हमने देखा कि साथी तारा है जो कि सूर्य पर आकर्षण लगा करके और उससे है जो कि पदार्थों को बाहर निकाला। ठीक उसी तरह अब सूर्य है जो कि इन ग्रहों पर आकर्षण लगा करके इससे पदार्थों को बाहर निकाल रहा है, और यहाँ पर है जो कि जो बाहर निकला वह उसका उपग्रह तैयार हो गया जी। अब बात करते हैं कि इनके सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि इसके समर्थन में ये सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इस तरह से उन्होंने है जो कि 2-3 चीज़ें इसमें इन्होंने क्लियर कर दी कि जैसे सभी के सभी ग्रह हैं जो कि एक निश्चित नियमानुसार सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो इससे ये इन्होंने साबित कर दिया कि तारा जो साथी तारा था वो जिस क्षेत्र में बढ़ा, जिस दिशा में बढ़ा, उसी दिशा में है जो कि बाकी जो ग्रह थे वो भी अपना चक्कर लगाने लगे। तो इन्होंने इसके नियमों को बखूबी परिभाषित कर दिया। अब आता है कि सिद्धांत के पक्षों, तो ग्रहों का क्रम एवं आकार। ग्रहों का अगर क्रम देखा जाए तो जो सूर्य से नज़दीक है वो छोटा, और जैसे जैसे हम दूर में जाते हैं, बीच में आते हैं, तो फिर बड़ा होता जाता है, उसके बाद फिर छोटा हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जब दूर था तो इसका आकर्षण कम था, तो कम मात्रा में इससे पदार्थ निकले जी। अब जैसे जैसे नज़दीक आता गया तो इससे अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो गए। फिर जब ये लास्ट पोजीशन पर पहुंचा तो फिर ऐसी स्थिति में कम मात्रा में निकलने लगे, और इस तरह से ये दोनों तरफ से पतला हो गया और बीच में ये मोटा हो गया, एक सिगार के आकार का हो गया।
अब है जो कि जब ये टूटा, ठंडा हुआ, टूट गया, तो किनारे पर जो टूटे वे छोटे ग्रह हुए और बीच में जो टूटा वो बड़ा ग्रह तैयार हुआ। इस क्रम में अगर आप देखें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो मंगल है जो कि इसका एक अपवाद है, मंगल है जो कि पृथ्वी से छोटा है, लेकिन उसके बाद फिर हम जब बढ़ें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तक जाएं तो ये अपने घटते हुए क्रम में चले जाते हैं। इस आधार पर अगर हम बृहस्पति को है जो कि मिडिल माने, बीच माने, तो यहाँ से है जो कि इधर का आकार भी घटते हुए क्रम में जाता है, और अगर हम मंगल को छोड़ देते हैं तो इधर भी आकार घटता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से ग्रहों का क्रम और आकार इन्होंने जो बताया उसी अनुसार था। इनमें सबसे बड़ी जो इसके पक्ष में बात आई कि जब तक इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था उस समय तक प्लूटो की खोज नहीं हो पाई थी। प्लूटो की खोज है जो कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद हुई, जिसके कारण है जो कि इसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। अब इसके बाद है उपग्रहों की संख्या एवं क्रम का आकार जो इनके पक्ष में आता है। तो हम देखते हैं कि जो जितने बड़े ग्रह थे उनको केंद्रीय शक्ति अपने आप को समेटने में कमज़ोर रही होगी शुरुआत में, जिसके कारण सूर्य का बल उस पर अत्यधिक लगा और उससे अधिक संख्या में उपग्रह अलग हुए। और छोटे छोटे ग्रह जो कि अपने केंद्रीय शक्ति से अपने पूरी पदार्थों को संयोग सकते थे, इस कारण उनके कोई उपग्रह नहीं निकले। तो यही हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े ग्रह हैं, खासकर शनि और अगर हम बृहस्पति की बात करें तो इसकी बड़ी संख्या में है जो कि उपग्रह हैं। जबकि अगर हम आ जाएं तो चंद्रमा के हमारी पृथ्वी की एक है, उसके बाद अगर हम मंगल के आते हैं तो 2 है, उसके बाद शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बड़े ग्रहों के उपग्रह ज़्यादा संख्या में है, छोटे ग्रहों के उपग्रह या तो कम है या तो हैं ही नहीं। तो ये इनके बात को प्रमाणित करता है। अब उसके बाद आता है ग्रहों में झुकाव। इनके पक्ष में ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब ये घूमने लगा, फिलामेंट सूर्य की परिक्रमा करने लगा, फिर टूटा, तो चूंकि ये सूर्य के आकर्षण में है तो ये निश्चित तौर पर है जो कि इसका झुकाव है जो कि सूर्य की तरफ रहेगा। और यही हम आज के तारीख में देखते भी हैं कि लगभग सभी ग्रह कुछ न कुछ झुके हुए हैं। पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। अगर यूरेनस की बात करें तो वो तो इतना झुका हुआ है कि उसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। वो लट्टू की तरह नचता हुआ नहीं बल्कि लौटता हुआ, लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरह से है जो कि ये भी इनके पक्ष में आया। निस्तृत वायव्य पदार्थ का आकार जो कि पहले ही बताया कि ये बीच में मोटा है और दोनों किनारों पर ये पतला रहा। इसका कारण क्या था? क्योंकि पहले अधिक कम आकर्षण, फिर बीच में जब सबसे नज़दीक रहा तो सबसे ज़्यादा आकर्षण, फिर दूर हुआ तो सबसे कम आकर्षण। इस कारण है जो कि ये दोनों सिरों पर पतला और बीच में मोटा रहा, जो कि ग्रहों के आकार से पूरी तरह मैच करता है। ये तो इनके हुई पक्ष की बात। अब आइए इनकी आलोचना को भी हम समझ लेते हैं कि इनकी कमी क्या क्या रह गई, जिसके लिए वैज्ञानिक इनकी आलोचना करते हैं। फिर वही बात आती है कि ग्रहों की बनावट में भिन्नता है, यानी कि जो भी ग्रह हैं अगर सूर्य से निकले हैं तो सभी ग्रहों की बनावट में एक रूपता होनी चाहिए, जैसे लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग जानते हैं कि आंतरिक के 4 ग्रह ठोस हैं, जबकि बाहरी 4 ग्रह जो हैं वो गैसों के बने हुए हैं। इसके अलावा आगे है ग्रहों के बीच की दूरी। आज हजारों लाखों किलोमीटर दूर तक फैले हुए ये हमारे सौरमंडल हैं, लेकिन इनके अनुसार अगर मान लिया जाए तो कुछ ही हज़ार किलोमीटर तक ये हो सकता था, लेकिन आज है जो कि काफ़ी दूरी तक फैले हुए हैं। तो कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक तारे से और ये केवल एक ज्वार से इतना चौड़ाई में इतने बड़े व्यास का एक सौरमंडल तैयार होना असंभव जान हो पड़ता है। इसके अलावा है इन्होंने ग्रहों के घनीभवन पर विशेष प्रकाश नहीं दिया है कि इसका कैसे है जो कि घनीभवन हुआ, ये घनीभूत कैसे हुआ, कौन कौन स्टेप्स में हुआ, कौन से ग्रह पहले हुए, ये इस पर इन्होंने विशेष ज़्यादा चर्चा नहीं की है। इसके साथ ही इन्होंने साथी तारा की भी चर्चा छोड़ दी है कि आया अपने पथ पर और ज्वार निकाल करके सूर्य से बढ़ता चला गया जी, लेकिन ये बाद में कहाँ गया, इसका क्या हुआ, फिर घूम कर क्यों नहीं आया, इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। इसके अलावा जो हमेशा जो ये सभी सिद्धांतों में एक और कमी रह गई है
वो है कोणीय आवेग का, कि आखिर तारों में इतना ग्रहों में इतना कोणीय आवेग अधिक है क्यों। इसका भी यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि अगर सूर्य से निकला है तो इतना कोणीय आवेग नहीं होना चाहिए। अब इसी में है जो कि इनके सिद्धांत को है जो कि जेफरीज महोदय ने 1929 में संशोधन किया। जैसा कि इसमें क्या क्या कमी रह गई थी, सबसे पहले कि सूर्य से निकला हुआ पदार्थ है तो सूर्य से मैच करना चाहिए, तो सबसे पहला ये। दूसरा है ग्रहों के बीच का दूरी का, और तीसरा कोणीय आवेग का। तो इन्होंने इन तीनों को सलटने के लिए इन्होंने एक नई सिद्धांत को दिया, इसी में संशोधन किया उन्होंने। वास्तव में कहें तो इन्होंने संशोधन क्या किया, इन्होंने कहा कि ये सूर्य तारा था, उसके साथ उसका एक साथी तारा था, इसके अलावा एक तीसरा और तारा था। और अगर मान लें कि यहाँ पर सूर्य है और इसका साथी तारा यहाँ पर है, ये सूर्य है और इसका ये साथी तारा है, और इसी में एक और तारा आ रहा था जो कि इसके साथी तारा के पास जा रहा था और उसी के मार्ग पर था, और ये दोनों में आखिर में क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। अब जब टकराव होता है तो काफ़ी पदार्थ है जो कि गैसीय और जो भी ठोस पदार्थ जो भी था वो सभी है जो कि आसमान में बिखर जाता है। अब जब बिखर जाता है तो क्या होता है, अब ये बिखरते हैं तो ठंडा होने लगते हैं, क्योंकि ये आसमान में फैल जाते हैं, गैसीय चीज़ें हैं। तो इनका मानना है कि जो ठंडा होने की जो प्रक्रिया है, घनीभवन की प्रक्रिया है, वो तेज गति से हुई, ना कि मंद गति से हुई। और सबसे पहले है जो कि गैस है जो कि द्रव के रूप में बन करके जो ग्रहों का है वो केंद्र का ये निर्माण करते हैं। इसी तरह है जो कि ग्रहों का निर्माण हो जाता है और ये सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। लेकिन बाद में काफ़ी छोटे छोटे पदार्थ बचते हैं या बहुत कम पदार्थ बचते हैं, तो वो छोटे छोटे उपग्रहों का निर्माण करते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा न करके पास में अपने ग्रह की परिक्रमा करने लगते हैं। इस तरह से जेफरीज महोदय ने इसमें संशोधन किया। अब इसी के आगे है जो कि रसेल महोदय अपनी एक परिकल्पना लेकर आए जिसका नाम हम लोग जानते हैं द्वितारक सिद्धांत में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक सूर्य तो था ही, उसका एक साथी तारा भी था और एक कक्ष के सहारे परिक्रमा कर रहा था ये सूर्य की। अब सूर्य की ये परिक्रमा कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक और विशालकाय तारा है जो कि आता है, और ये है जो कि जो इसके साथी तारा है इस पर है जो कि ज्वार उत्पन्न करता है। यूँ कह सकते हैं कि इसी ज्वारी परिकल्पना का ये अगला स्टेप है। और यहाँ पर ठीक ये पूरा का पूरा ज्वार के तहत फिर से यहाँ सिगार के रूप में बनता है, और फिर से है जो कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ बताया उस तरह से है सभी ग्रहों की रचना होती है। अब यहाँ पर जो इन्होंने बताया इससे दो तीन चीज़ें इन्होंने सही कर दी, जैसे ग्रहों का दूर दूर होना, क्योंकि इनमें जो जेम्स जिन्स महोदय में था कि सूर्य से निकला तो इतना दूर तक नहीं जा सकता है, इसलिए इन्होंने एक दूसरे ग्रह से है जो कि, और दूसरा बात है बनावट में कि सूर्य की बनावट गैसीय है जबकि ग्रहों की कुछ की गैसीय है और कुछ का ठोस है। तो यहाँ पर इन्होंने एक अलग तारे को रख दिया जिससे कि दूरी का भी निर्धारण हो जाए और साथ ही साथ बनावट का भी चिंता ना रह जाए। लेकिन इन सब के बाद इनकी भी आलोचना कुछ बातों को लेकर की जाती है, जैसे ये जो ज्वार निकला तो इसका कुछ अपशिष्ट भाग भी रहा होगा इस साथी तारा का, उस अपशिष्ट भाग का क्या होगा, इस पर इन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला। अब इसमें एक और बात आती है कि आखिर किस तरह से ग्रह है जो कि इसके आकर्षण क्षेत्र में रह गए, क्योंकि ये तो पहले से ही इसके आकर्षण क्षेत्र में घूम रहा था। जब विशाल का तारा आगे बढ़ा तो इसने अपनी तरफ खींच लिया, तो ये इसके आकर्षण क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं हो गया, ये है जो कि इन पर एक आलोचना का कारण बनता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सभी जो परिकल्पनाएं हैं जेम्स जिन्स और जेफरीज महोदय का संशोधन है, उसके बाद रसेल के द्वितारक सिद्धांत है। ये वास्तव में रसेल का जो द्वितारक सिद्धांत को हम कह सकते हैं कि जेम्स जिन के सिद्धांत का ही एक आगे का हिस्सा है।
काफ़ी लंबे समय तक इनकी मान्यता को, जेम्स जीन्स की मान्यता को हमेशा सम्मान मिलता रहा, लेकिन आज के समय में इसकी उतनी मान्यता नहीं रह गई है। इसकी मान्यता का सबसे बड़ा कारण, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि प्लूटो की खोज उस समय तक नहीं हुई थी, इस कारण भी इनकी मान्यता ज़्यादा प्रभावी रही। तो एक बार फिर से हम इसको समराइज कर लेते हैं जेम्स जीन्स की परिकल्पना को। सबसे पहले मान्यता क्या क्या थी जी? तो एक तारे से नहीं होकर के 2 तारे से हुई। सूर्य अपने स्थान पर गैसीय रूप में तेज़ी से घूम रहा था, उसके पास में उसका एक साथी तारा आया जो उस पर आकर्षण के कारण ज्वार निकालने में सक्षम हुआ। जैसे कि पृथ्वी पर आकर्षण लगता है तो समुद्रों में ज्वार आता है। उसके बाद इससे हुआ क्या, किनारे जैसे जैसे आगे बढ़ा सूर्य की तरफ, तो पहले कम आकर्षण के कारण थोड़े से वायु राशि बाहर निकले, फिर उसके बाद जैसे जैसे नज़दीक आए तो अत्यधिक आकर्षण लगा और इससे ज़्यादा मात्रा में पदार्थ बाहर निकले। जब ये फिर से दूर हुआ तो फिर आकर्षण कमज़ोर हुआ और थोड़े पदार्थ निकले। इस तरह से ये दोनों सिरों पर पतला हुआ और बीच में मोटा हुआ, और ये इसका मुख्य स्थिति रहा। अब जेफरीज महोदय ने इसमें क्या कहा कि नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 तारे थे। सूर्य था, साथी तारा था, और एक तीसरा तारा था जो आकर के आपस में, साथी तारा और तीसरा तारा टकरा गया, और ये है जो कि कुछ है जो कि आकाश में गैसीय चीज़ें बिखर गई, जिसका संघनन हुआ। उसके बाद है जो कि ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ। रसेल महोदय ने इसको दूसरी तरह समझाया कि सूर्य की परिक्रमा उसका एक साथी तारा कर रहा था, उसके पास से एक और विशालकाय तारा गुजरा जो कि उसके साथी तारे पर ज्वर उत्पन्न किया, और फिर वो आगे निकल गया, और इसे के टूट जाने से, ठंडा हो जाने से फिर ग्रहों का निर्माण हो गया। इस तरह से हम जेम्स जीन्स की परिकल्पना को यहाँ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।